कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। समाज में जो चल रहा है सिनेमा उसे दर्शकों तक आसानी से पहुंचाने का सबसे ठोस जरिया होता है। हालांकि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में वास्तविकता को परोसने के बजाय एजेंडा को आगे रखने का प्रचलन लंबे समय से जारी रहा। हालांकि अब ये परंपरा बदल रही है। दर्शक भी कई बार आरोप लगाते हैं कि अब फिल्में पहले जैसी नहीं रही और जो इक्का दुक्का फिल्में सही तथ्यों को पेश करने का प्रयास करती हैं वे इस देश में कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं। इस फहरिस्त में सबसे नया नाम जुड़ा है फिल्म रज़ाकार दी साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद का, जिसका निर्देशन यथा सत्यनारायण ने किया है। आपको बता दूं कि यह फिल्म 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है, लेकिन दी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक संस्था ने तेलंगाना हाई कोर्ट में इस फिल्म के बैन पर अर्जी दाखिल की है। लेकिन आखिरकार इस फिल्म में क्या कंट्रोवर्सी है? ज्ञात हो कि पिछले साल सितंबर में इस फिल्म का टीज़र लॉन्च हुआ था, जिसके बाद से तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई थी। उस समय राज्य में बीआरएस की सरकार थी, जिसने सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखने का हवाला देते हुए इस फिल्म के खिलाफ कदम उठाने की बात कही थी। तब पूर्व सीएम केसीआर के बेटे केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भाजपा तेलंगाना में सांप्रदायिक हिंसा और पोलराइजेशन करवाना चाहती है। उन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में ले जाने की भी बात की थी। सिर्फ उस समय की तेलंगाना सरकार के नेता ही नहीं बल्कि पूरी लिबरल गैंग एकजुट होकर इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही थी। झूठी खबरें फैलाने के लिए कुख्यात दी वायर ने तो एक पूरा आर्टिकल भी पब्लिश किया था, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्यों यह फिल्म हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रही है। दी वायर के पास इतिहास की कौन सी किताब है, इसकी सटीक जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चलिए आज हम रज़ाकारों द्वारा हैदराबाद के हिंदुओं के नरसंहार पर आपके सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखते हैं। साल 1947 में विभाजन के बाद लगभग हर सियासत का भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय हो गया था। भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक हैदराबाद थी, जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, पर शासन वहाँ मुसलमान निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर का था। 1946 में स्थापित निज़ाम हाउस में 85% हिंदू नागरिकों वाले क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत था। विभाजन के बाद निज़ाम लगातार भारत में विलय से इनकार करते रहे। इससे राज्य के नागरिकों ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका, जिसका नेतृत्व आर्य समाज, हिंदू महासभा और हैदराबाद राज्य कांग्रेस कर रहे थे। हिंदू अधिकारों, भारत के साथ विलय की बढ़ती मांगों को खत्म करने और हैदराबाद में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निज़ाम ने एक प्राइवेट सेना खड़ी कर दी थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता कासिम रिजवी। पहला सवाल यह है कि आखिरकार रज़ाकार थे कौन? रज़ाकार जो शब्द है उर्दू में, इसका अर्थ होता है सहायक या वॉलंटियर। विभाजन के बाद बेशक हैदराबाद के निज़ाम ने रज़ाकारों को अपनी निजी सेना बना दिया था, लेकिन इसका गठन 10 साल पहले एमआईएम नेता मोहम्मद यार जंग द्वारा किया गया था। ये एक तरीके से एमआईएम की सैन्य टुकड़ी के समान थी। इसमें भी कोई दोहराए नहीं कि रज़ाकारों में अधिकांश मुस्लिम थे। 1947 से 1948 तक रज़ाकारों ने न केवल हैदराबाद राज्य में बल्कि बम्बई, मध्य प्रांत और मद्रास के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नरसंहार किया। जनवरी से जुलाई 1948 तक हैदराबाद में हत्या, चोरी, बलात्कार और लूट की लगभग 151 विस्तृत घटनाएं दर्ज की गई। साल 1948 में कासिम रिजवी मजालिस-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे। यही संगठन आज एआईएमआईएम का पूर्ववर्ती संगठन था, जिसके लीडर आज ओवैसी हैं। यह संगठन चाहता था कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो, जबकि हिंदू बहुल हैदराबाद के नागरिक भारत में रहने के इच्छुक थे। निज़ाम की निजी फ़ौज के तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सशस्त्र दस्ते के रूप में रज़ाकारों की फ़ौज खड़ी की गई। उस समय राज्य के दीवान जेवी जोशी का 23 जुलाई 1948 में दिया गया त्यागपत्र रज़ाकारों द्वारा नरसंहार का प्रमाण है। वे लिखते हैं, मैं इस उम्मीद में सरकार में शामिल हुआ था कि मैं राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और प्रगति लाने के लिए कुछ सेवा कर सकूंगा। कासिम रिजवी के प्रति मेरे गहरे सम्मान के कारण मैं आप पर और उन पर विश्वास करता रहा कि रज़ाकारों के खिलाफ सभी शिकायतें फर्जी थी, लेकिन मैंने खुद ही चीज़ें देखी है। परभणी और नांदेड़ जिले में पूरी तरह से आतंक का राज कायम है। मैंने लोहा में देखा है तबाही का मंजर, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों को मार डाला गया और उनकी आंखें निकाल ली गई। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बड़ी संख्या में घर जला दिए गए। मेरा हृदय वेदना से पसीज गया। रज़ाकारों द्वारा किया गया एक और नरसंहार गोटा गांव में हुआ था, जहां रज़ाकारों ने गांव पर हमला किया। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने लगभग 200 हिंदुओं को मार डाला, लेकिन सही संख्या नहीं मिल पाई क्योंकि शवों के ढेर की गिनती नहीं की गई थी। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु और 70 लाख रुपए की संपत्ति को नष्ट करने की जानकारी दी है। इस जगह का दौरा करने के बाद उन्होंने किताब में इस घटना को कर्नाटक के जालियांवाला बाग का नाम दिया था। तेलंगाना के एक गांव वीराबेरनपल्ली में रज़ाकारों ने हिंदुओं के साथ जो किया उसे बयां करना भी मुश्किल है। साल 2017 में समाचार पत्र दी हिंदू ने इस नरसंहार के एकमात्र बचे चश्मदीद गवाहों में से एक 80 वर्षीय चरण चंद्र रेड्डी का साक्षात्कार किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि रज़ाकारों ने उस दिन बेरनपल्ली में 96 लोगों की हत्या कर दी।
उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें नग्न कर घुमाया और उनसे सोने के आभूषण छीन लिए। जैसे ही उन जंगलियों ने पीछा किया, ग्रामीण इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग कृषि क्षेत्रों में खुले कुओं में कूदकर मर गए। रजाकार नरसंहार में मारे गए हिंदुओं की आधिकारिक संख्या 27,000 से 40,000 है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे भी कहीं अधिक बताई जाती है। फिल्म के प्रकाशित होने तक मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि रजाकारों के इतिहास पर जो फिल्म बन रही है उसमें क्या दिखाया जाएगा, या फिल्म देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रजाकारों ने हैदराबाद के हिंदुओं के साथ जो कुछ किया उसका तथ्य ठीक उसी तरह से दिखाया जाना चाहिए, वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जो इतिहास है उसे उसी तरह से रखने में शायद ही किसी को समस्या हो।